नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो राजस्थान की नदियां, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान जियोग्राफी आपके बीच लेकर आया हूं। मैं राजस्थान की नदियों में हम मुख्य नदियों की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास चंबल सबसे मुख्य नदी, फिर बनास, और आंतरिक जल प्रवाह में बात करूं तो मैं घग्गर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है घग्गर। और भी कई नदियां हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब चलते हैं, मूव करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। राजस्थान की नदियां। तो सबसे पहली बात करूं मैं, पहला भाग हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान की नदियों का आज। तो राजस्थान में जो नदियां हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले आपके सामने स्क्रीन पर आपको इंडिया का मैप शो हो रहा है। राजस्थान की नदियों को हम लोग, ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है हमारा। तो राजस्थान की नदियों को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो देखें। ये है अरेबियन सी, अरब सागर। ये है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर अरब सागर है, ये अरब सागर है। तो राजस्थान में बहने वाली कुछ नदियां जैसे लूनी है, माही है, ये अपना पानी यहाँ लेकर आती हैं कच्छ के रण की ओर। यहाँ कच्छ का रण पड़ता है, तो ये अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। लूनी है, माही है, सोम है, जखम है, ये अरब सागर की ओर आती हैं। ठीक है, अरब सागर की ओर आने वाली नदियाँ ये। उसके बाद जो चंबल है, मध्य प्रदेश जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल, और ये राजस्थान में होती हुई फिर राजस्थान एमपी की सीमा बनाती हुई यूपी में जाती है। इटावा में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। यमुना आगे अपना पानी गिरती है कहाँ? यमुना आगे अपना पानी गिरती है गंगा में। यमुना आगे अपना पानी गिर देती है गंगा में, और गंगा जो है वो आगे जाकर यहाँ पश्चिम बंगाल से एक इसका पार्ट जो है वो तो चला जाता है बांग्लादेश में, और एक पार्ट इसका बहता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के भाग को हुगली बोला जाता है, हुगली। तो चंबल का पानी आया यमुना में, यमुना का पानी गया गंगा में, और गंगा का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गंगा का पानी गिरता है बंगाल की खाड़ी में। इट मीन चंबल का पानी जो है यमुना के माध्यम से फिर गंगा से होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। तो चंबल जो है वो बंगाल की खाड़ी में आने वाली नदी है। डायरेक्ट वो बंगाल की खाड़ी तक नहीं आ सकती, क्योंकि राजस्थान अपना ये पड़ा और बंगाल की खाड़ी यहाँ है भैया, बहुत दूर है, वहां तक चंबल नदी नहीं बहेगी। तो चंबल का पानी फिर कैसे पहुंचा बंगाल की खाड़ी तक, बात ये उठती है। तो चंबल का पानी कहाँ गया? चंबल का पानी गया यमुना में। चंबल नदी यमुना में मिलती है। यमुना आगे किस में गई? गंगा में। यमुना का पानी मिला किसमें? गंगा में। गंगा 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 आगे गई है। गंगा पहुंची है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा डायमंड हार्बर पर जाकर 2 भागों में बंटती है। वहां से एक भाग इसका हुगली की शाखा के रूप में पश्चिम बंगाल में बहता है, और वो हुगली जो है ना, वही हुगली जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इट मीन चंबल का पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी तक गंगा के माध्यम से पहुंचता है। तो इस तरह से दूसरी कैटेगरी जो बनी वो बनी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, जिसमें चंबल आ जाएगी, बनास आ जाएगी, और सीप आ जाएगी, और बेड़च आ जाएगी, है ना। बनास, बेड़च, मैनाल, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना पानी पहुंचाएंगी, और वो चंबल के माध्यम से ही पहुंचाएंगी, क्योंकि बनास चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। और फिर कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अंदर ही समाप्त हो जाती है, मतलब ना तो अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में जाती है, भैया कहीं नहीं जाने वाली है वो नदियाँ। तो वो क्या होगा? राजस्थान के अंदर अंदर ही बहेंगी यहीं। ठीक है, जिसमें से घग्गर भी है। घग्गर यहाँ से आती है हिमाचल से, हिमाचल से आती है। हिमाचल से फिर पंजाब, पंजाब से फिर यहाँ हिमाचल, हिमाचल पंजाब हरियाणा, फिर राजस्थान में एंटर करती है, और फिर समाप्त हो जाती है पाकिस्तान में जाकर। तो ना तो वो अरब सागर में जा रही है ना बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो ऐसी नदियों को हम लोग आंतरिक जल प्रवाह की नदियां बोलते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की नदियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, और अरब सागर वाली नदियां। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, और अरब सागर की नदियां। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जल प्रवाहित होता है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के माध्यम से होता है, 60.2% के आसपास। राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली सबसे बड़ी प्रणाली है, 60.2%। उसके बाद बंगाल की खाड़ी वाली, लगभग लगभग आपके पास बंगाल की खाड़ी वाली 22.4% के आसपास क्षेत्र है इसका, अपवाह तंत्र का, बंगाल की खाड़ी वाले अपवाह तंत्र का। और 17 पॉइंट कुछ है अरब सागर वाले का, 17.4 के आसपास आसपास अरब सागर का अपवाह तंत्र है।
तो सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र जो है वो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल प्रवाह प्रणाली जो है वो आंतरिक नदियां हैं। जल प्रवाह की आंतरिक जल प्रवाह की नदियां राजस्थान की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे घग्गर। तो राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है, ब्लैंक मैप। इस मैप के माध्यम से ही हम सारी कहानी क्लियर करने वाले हैं। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश शिमला की शिवालिक पहाड़ी से आती है। तो यहाँ पंजाब के ऊपर है हिमाचल प्रदेश, तो अपने यहाँ एक बार निशान लगा लें। वैसे तो ये पंजाब में लगाया निशान मैंने, लेकिन ये पंजाब के ऊपर से आ रही है। HP शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला, और कौन सी पहाड़ी से? शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश शिमला से आ रही है। फिर हिमाचल प्रदेश से आती है पंजाब, पंजाब से आती है हरियाणा में, हरियाणा से फिर ये टर्न होती है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में यहाँ तलवाड़ा गांव है हरियाणा, और हनुमानगढ़ की सीमा पर तलवाड़ा गांव टिब्बी के पास पड़ता है। बिल्कुल टिब्बी नाम सुना होगा आप लोगों ने, हनुमानगढ़ का टिब्बी क्षेत्र काफ़ी फेमस क्षेत्र है। टिब्बी के पास तलवाड़ा गांव पड़ता है, वहीं से ये घग्गर नदी जो है ये पहली अंतर प्रवाह की नदी पढ़ रहे हैं हम लोग, अंतः प्रवाह प्रणाली पढ़ रहे हैं हम लोग। अंतः प्रवाह की पहली नदी पढ़ रहे हैं घग्गर। घग्गर नदी कहाँ से आई? शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश शिमला से आई है ये, पंजाब में, पंजाब से हरियाणा में, हरियाणा से फिर तलवाड़ा टिब्बी से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी, तलवाड़ा टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश करती है, और सामान्यतः ये समाप्त हो जाती है बटनेर के किले के पास, जहाँ काली माता का मंदिर बना हुआ आप लोगों ने देखा होगा हनुमानगढ़ के अंदर, बटनेर का किला, वहीं ये लगभग समाप्त हो जाती है। सामान्यतः भटनेर के किले के पास ये समाप्त हो जाती है, भटनेर दुर्ग के पास आकर ये समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर बरसात हो जाए तो इसका पानी जो है सुरतगढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों तक पहुंच जाता है। अगर बरसात हो जाए तो इसका पानी सुरतगढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों तक पहुंच जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए तो फिर ये पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास मंडी में जाकर इसका समापन होता है। फोर्ट अब्बास मंडी, पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास मंडी में जाकर इसका समापन होता है। और यहाँ इस नदी को हक्करा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हक्करा नाम से। हक्करा, पाकिस्तान के अंदर इस नदी को क्या बोलते हैं? हक्करा। हक्करा बोला जाता है इस नदी को पाकिस्तान के अंदर। तो सामान्यतः ये समाप्त हुई बटनेर के किले के पास, बरसात के दिनों में आ गई सुरतगढ़ तक, और अधिक बरसात हो गई तो फिर ये पार कर जाती है राजस्थान को, पाकिस्तान पहुंच जाती है, और पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास मंडी तक इसका पानी जाता है। यहाँ इसको हक्करा नाम से जाना जाता है। और इसके पाट क्षेत्र को, उपवास क्षेत्र को, जब ये बह रही होती है तो इसके पाट क्षेत्र को नाली कहा जाता है। नाली आई हुई है, इस तरह से बोलते हैं, नाली बोला जाता है इसके पाट क्षेत्र को। घग्गर नदी का पाट क्षेत्र नाली कहलाता है। और इम्पोर्टेंट बात, इस नदी के किनारे पीलीबंगा के पास एक गांव पड़ता है कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। घग्गर नदी के किनारे विकसित है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित है कालीबंगा सभ्यता। अब जितनी भी अंतः प्रवाह की नदियां हैं उनको रुंडित नदियां बोला जाता है, मृत नदी बोला जाता है। और घग्गर जो है पौराणिक सरस्वती, पुराणों में जिसको सरस्वती कहा गया है वो घग्गर नदी है। घग्गर पौराणिक सरस्वती कहलाती है। घग्गर पौराणिक सरस्वती। तो घग्गर नदी, मृत नदी, नट नदी, पौराणिक सरस्वती नदी, घग्गर नदी। तो ये घग्गर नदी हो गई। हिमाचल प्रदेश HP शिमला शिवालिक पहाड़ी से आई है, पंजाब हरियाणा से होती हुई तलवाड़ा टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश हुआ है। सामान्यतः समाप्त हुई है बटनेर के किले के पास। अधिक बरसात हुई तो सुरतगढ़ के गांवों तक आ गई है। ज़्यादा बरसात हुई तो ये पाकिस्तान में पहुंच गई है, बाढ़ आ जाती है इस नदी में, और पाकिस्तान में इसका पानी पहुंच जाता है। और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास मंडी तक इसका पानी पहुंचता है, और फोर्ट अब्बास मंडी में इस नदी को हक्करा कहा जाता है। हक्करा बोला जाता है वहाँ इसको, और इसके पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। और वर्तमान में राजस्थान में इस नदी के पानी में कमी आई है। उस कमी का कारण क्या है? क्योंकि हरियाणा में O2 झील खोद दी गई है। O2 झील, हरियाणा में O2 झील खोदी गई है। O2 झील बनाई गई है हरियाणा में। तो वहाँ जो है इस नदी का पानी रोका जाता है, वहाँ बांध बना दिए गए हैं, इस नदी के पानी को रोक दिया गया है। आप कभी बरसाती दिन है, मानसून आने वाला है, वहाँ तब आप गौर करेंगे तो वो बोलेंगे ऐसे O2 का जल स्तर बढ़ा, राजस्थान में पानी छोड़ दिया गया है, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। O2 के पास इसका पानी रोका जाता है, इसलिए राजस्थान में वर्तमान में इसके पानी में कमी आई है। तो ये हो गई हमारी पहली नदी घग्गर। अब हम बात करें दूसरी नदी की। दूसरी नदी की हम बात करें तो दूसरी नदी हम लोग पढ़ेंगे कांतली।
कांतली, सेकंड नदी हमारी कांतली, कांतली, कांतली नदी सिक्कर की खंडेला पहाड़ी से निकलती है। ये सिक्कर की खंडेला पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी सिक्कर से इसका उद्गम होता है। झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर, बिल्कुल झुंझुनू और चूरू की सीमा पर मंडरेला गांव है, झुंझुनू के अंदर ही पड़ता है ये मंडरेला गांव, वहां इसका समापन हो जाता है कांतली नदी का। तो खंडेला पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर मंडरेला गांव में समाप्त हो जाती है। चूरू में नहीं जाती है नदी, क्योंकि चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये नदी चूरू तक नहीं पहुंचती भैया, मंडरेला गांव में ही खत्म हो जाती है। झुंझुनू और चूरू की सीमा पर मंडरेला गांव में इस नदी का समापन हो जाता है और इसके अपवास क्षेत्र को स्थानीय भाषा में तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी याद रखिएगा, बोलियों में भी आएगा तोरावाटी। तो शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है तोरावाटी, कांतली नदी के अपवास क्षेत्र में तोरावाटी, कांतली नदी के अपवास क्षेत्र को भी स्थानीय भाषा में तोरावाटी ही कहा जाता है, बोलियों में भी आएगा तोरावाटी, याद रखिएगा थोड़ा। तो कांतली नदी खंडेला पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती हुई झुंझुनू और चूरू की सीमा पर मंडरेला गांव में इसका समापन होता है। इसके अपवास क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, अलग से नोट कीजिएगा इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, क्या क्या क्या, सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता, सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ है। गणेश्वर सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता पेपर में अक्सर आता है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, तो नोट कीजिएगा भैया, गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ है। कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ है। सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ है। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो ये थी भैया कांतली नदी कहां से निकली, खंडेला पहाड़ी सिक्कर से निकली, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांट दिया, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर मंडरेला गांव में इसका समापन हो गया है। अपवास क्षेत्र को इसके तोरावाटी कहा जाता है। सिक्कर की गणेश्वर सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है गणेश्वर सभ्यता को। तांबे के भंडार मिले थे यहाँ, तांबे के भंडार कहाँ से आता था तांबा भैया, झुंझुनू में खेतड़ी स्थान आपने सुना होगा, तो वहां तांबे के भंडार है पूरे, तो वहीं से तांबा जो है गणेश्वर तक पहुंचता था। गणेश्वर सभ्यता का विकास जो है वो कांतली नदी के किनारे हुआ है। तो ये सेकंड नदी हो गई हमारी अंतः प्रवाह की, सेकंड नदी कांतली। अगली 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 इंपॉर्टेंट नदी हम लोग बात करें, कांतली के बाद अगर मैं अगली इंपॉर्टेंट नदी की बात करूं तो अगली इंपॉर्टेंट नदी आप नोट कीजिएगा। अगली नदी अपने पढ़ लेते हैं मंथा, तीसरी नदी इंपॉर्टेंट नदी मंथा, मंथा नदी। तो मंथा नदी भैया जयपुर से निकलती है, मंथा। इंक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा क्योंकि मिक्स ना हो, ताकि अपना काम जो है, चलिए ये कर लेते हैं मंथा। मंथा नदी, मंथा नदी, मंथा अगली नदी है मंथा। मंथा जो है नाम ही देखो मंथा, मैं से मनोहर, था से थाना, मनोहर थाना जयपुर से उद्गम होता है इसका, याद रह जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको। मंथा, माँ से मनोहर, था से थाना, तो मंथा मनोहर थाना जयपुर से निकलती है। जयपुर से बहती हुई ये इधर पुराने नागौर जिले में, नया डीडवाना कुचामन है, ये ध्यान रखिएगा, किताबों में अभी भी नागौर मिलता है। नया डीडवाना कुचामन मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं आपको, स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने बताए थे, मैंने आपको कहा था कि आपको 33 और 41 दोनों के हिसाब से मेंटली सेट होकर जाना है भैया। 33 और 41 के हिसाब से कंपैरिजन करके करें। क्वेश्चन क्या आता है वो वहां डिपेंड करेगा कि 41 जिलों में से आया है या 33 जिलों में से आया है। 33 जिलों में से आया तो आंसर नागौर है। नागौर में जाकर ये सांबर झील में अपना पानी गिर देती है मंथा नदी। तो मंथा मनोहर थाना जयपुर से निकली है, मंथा मनोहर थाना जयपुर से निकली है और नागौर में जाकर ये अपना पानी गिर देती है। कहाँ? सांबर झील के अंदर। पुराना नागौर था, अब नया जिला ये वाला डीडवाना कुचामन हो गया। डीडवाना कुचामन नावा मंडी के अंदर, डीडवाना कुचामन की मंडी है नावा मंडी के अंदर
प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा, लूणवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, लूणवा, लूणवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा इसी मंथा नदी के किनारे बना हुआ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मंथा नदी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा नागौर जिले का पुराना नागौर, नया बोले तो डीडवना कुचामन। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा, पुराना नागौर, नया डीडवना कुचामन। तो लूणवा तीर्थ जो है वो मंथा नदी के किनारे बसा हुआ है। नोट कीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। लूणवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा, मंथा नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा। नेक्स्ट हम बात करें, अगली बात हम करें तो नेक्स्ट नदी हम लोग पढ़े तो रूपनगढ़, रूपनगढ़, रूपनगढ़। मैं इंपॉर्टेंट नदियां बता रहा हूं आपको, इसकी कोई भी बात आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम है, रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलती है। रूपनगढ़ सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम होता है। सलेमाबाद, सलेमाबाद भी फेमस है, इसलिए मैं रूपनगढ़ नदी पढ़नी जरूरी है। सलेमाबाद फेमस है, क्यों फेमस है सलेमाबाद? सलेमाबाद फेमस है भैया, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नोट कर लीजिएगा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर में रूपनगढ़ नदी का उद्गम जो है वो सलेमाबाद से होता है, सलेमाबाद से। सलेमाबाद इंपॉर्टेंट है, इसलिए रूपनगढ़ इंपॉर्टेंट हो गई है। रूपनगढ़ नदी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है रूपनगढ़ नदी। उसके बाद ये नदी जो है यही अपना पानी जो है सांबर झील में गिर देती है। अजमेर के अंदर बहने वाली नदी है, कुछ जगह लिखा हुआ है जयपुर में जाकर ये सांबर झील में अपना पानी गिरती है, क्योंकि सांबर झील का ज़्यादातर हिस्सा जयपुर के अंदर है, इसलिए सांबर झील जयपुर ही बोला जाता है। तो सांबर झील में जाकर ये अपना पानी गिर देती है सांबर झील में। तो रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। सलेमाबाद फेमस है, इसलिए रूपनगढ़ अपने आप फेमस हो गई है। रूपनगढ़ अपने आप फेमस हो गई क्योंकि सलेमाबाद फेमस है। सलेमाबाद क्यों फेमस है? क्योंकि सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के रूप में जाना जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद। तो रूपनगढ़ नदी जो है वो सलेमाबाद से निकलती है और उसके बाद जो है अपना पानी सांबर झील के अंदर गिर देती है। अब लास्ट नदी हम लोग पढ़ेंगे, अंतः प्रवाह प्रणाली में लास्ट नदी पढ़ेंगे हम लोग। बाकी आप बुक की हेल्प लीजिएगा, थोड़ी बहुत नदियाँ बुक में अगर और दी हुई हैं तो आप और भी कीजिएगा। मैंने मोटी मोटी आपको बता दी। लास्ट नदी मैं पढ़ रहा हूँ काकणे, वो कांतली थी जो पहले पढ़ी है, पढ़ रहे काकणे, काकणे या मसूरदी, काकणे या मसूरदी, काकणे या मसूरदी। काकणे या मसूरदी जैसलमेर की नदी है। कोटरी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है इसका। कोटरी गांव जैसलमेर, कोटरी गांव जैसलमेर, और अपना पानी गिरती है जाकर मिठा खाड़ी जैसलमेर में। कोटरी गांव से निकली है, मिठा खाड़ी में अपना पानी गिर देती है जैसलमेर में। और इस नदी पर बुज झील बनी हुई है। जैसलमेर के अंदर बुज झील का निर्माण, बुज झील का निर्माण जो है वो इसी नदी के किनारे हुआ है। बुज झील का निर्माण इसी नदी के किनारे हुआ है। तो ये थी हमारी आंतरिक जलप्रवाह की मुख्य मुख्य नदियां मैंने आपको बताई हैं। कोई एक दो और दो चार और रही होंगी तो वो आप लोग गाइड की हेल्प लें। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ बात को। सबसे पहली नदी पढ़ी हमने घग्गर। घग्गर कहाँ से आई भैया? कहाँ से आई घग्गर? घग्गर आई, रिपीट कीजिए बात को, घग्गर आई शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश, शिमला शिवालिक पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी। घग्गर आती है शिमला से, पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा हनुमानगढ़ तलवाड़ा टिब्बी से प्रवेश करती है। ये सामान्यतः खत्म होती है भटनेर के किले के पास। ज़्यादा बरसात आ जाए तो पहुंच जाती है सुरतल के गांवों तक, और ज़्यादा बरसात आ जाए तो फिर ये पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास मंडी तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास मंडी तक, पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास मंडी, फोर्ट अब्बास मंडी में इसको हक्करा नाम से जाना जाता है। हक्करा। कालीबंगा सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे है और वर्तमान में ओट्टू झील की खुदाई के कारण इस नदी के पानी में कमी आई है। हरियाणा के सिरसा जिले में ओट्टू झील की खुदाई की गई है तो उसमें इसी का पानी डाला गया है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि आपको बड़े आराम से रिपीट कर सके आप अपनी बात को। तो नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद अगली बात करें हम घग्गर के बाद हमने पढ़ी कांतली। कांतली, 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 कांतली कहाँ से निकली? खंडेला पहाड़ी सिक्कर से। झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है मंडरेला। मंडरेला गांव पे इसका समापन हुआ। प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। और सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। गणेश्वर क्यों फेमस है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कौन सी नदी की? मंथा। मंथा मनोहर थाना जयपुर से निकली है
और जाती है नागौर में। पहले नागौर में भैया किताबों में नागौर ही लिखा हुआ है, नोट कीजिएगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, 33 और 41 दोनों जिलों के हिसाब से आपको चलना है। पहले जाती थी नागौर में, लेकिन वर्तमान में डीडवाना कुचामन में जो नावा सिटी है, नावा मंडी है, नावा मंडी के अंदर प्रसिद्ध जैन तीर्थ है लूणवा स्थान पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ है लूणवा। तो वहीं जाकर अपना पानी जो है वो सांबर झील में गिर देती है। तो लूणवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो है वो मंथा नदी के किनारे है, मंथा नदी के किनारे नागौर में। उसके बाद आई रूपनगढ़ सलेमाबाद अजमेर से निकली है। सलेमाबाद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रूपनगढ़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सलेमाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है सलेमाबाद इंपॉर्टेंट है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, और यही अपना पानी गिर देती है सांबर झील के अंदर। उसके बाद आई काकड़े या मसूरदी कोटरी गांव जैसलमेर से निकली है, और मिठा खाड़ी जैसलमेर में इसका समापन हो जाता है। भुज झील का निर्माण इसी नदी के किनारे हुआ है, भुज झील का निर्माण इसी नदी के पानी से किया गया है। तो ये थी आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली हमारी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट चंबल नदी जो है वो यहाँ मध्य प्रदेश जनापाव पहाड़ी से उद्गम होता है। इसका जनापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत महू के समीप इंदौर जिले से निकलती है चंबल नदी। जनापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत महू के पास से इंदौर जिले से उद्गम होती है ये नदी, और एंटर राजस्थान में मध्य प्रदेश से बहती हुई है राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला टुकड़ा जो है चित्तौड़गढ़ का टुकड़ा है। ये चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से ये चंबल नदी पढ़ रहे हैं हम लोग। चंबल सबसे इंपॉर्टेंट नदी है चंबल, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़। चंबल एकमात्र 12 मासी नदी है। नोट कीजिएगा, 12 महीने बहने वाली एकमात्र नदी है। अभी बताऊंगा एक फैक्ट आपको, एक प्रश्न आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न यहां से निकलता है। 12 मासी या नित्यवाही बोले तो डेली बहती है, डेली नित्यवाही 12 महीने चल रही है तो डेली आएगी भैया। नोट कर लीजिएगा, चंबल 12 मासी नदी है। 12 मासी नोट कीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, 12 मासी नदी है, नित्यवाही नदी है चंबल, नित्यवाही नदी चंबल, डेली बहती है, एक दिन भी मिस नहीं होता है इसका भैया। 365 दिन बहने वाली नदी है ये चंबल, नित्यवाही 12 मासी नदी। अब पेपर में प्रश्न क्या आता है, पेपर में प्रश्न आता है निम्न में से 12 मासी नदी है, तो निम्न में से 12 मासी नदी है, एक नदी पूछेगी तो चंबल आंसर आएगा आपका। कई बार पेपर में प्रश्न देता है निम्न में से 12 मासी नदियों का युगम है, जोड़ा पूछ लेता है, तो फिर चंबल और माही दोनों आंसर करने हैं आपने। चंबल और माही 12 महीने बहती थी, अभी 12 महीने नहीं बहती है माही का पानी जो है 12 महीने नहीं बहता है। इसलिए कई बार तो वही पुराने जीके का प्रश्न उठा लेता है, युगम पूछ लेता है 12 मासी का, तो फिर तो चंबल और माही दोनों आएगा। अगर एक ही पूछता ऑप्शन में चंबल भी आ गया और माही भी आ गया, तब चंबल सेलेक्ट करना है हमारे को। चंबल 12 मासी नदी है, प्योर 12 मासी नदी है भैया, 12 मंथ बहने वाली नदी है चंबल। तो 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से इसकी एंट्री होती है, 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से इसकी एंट्री होती है चंबल की। तो चंबल नदी कहाँ से निकली है, जनापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत से निकली है, महू के पास से बिल्कुल निकलती है ये चंबल नदी 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से। जय देखो, जय चंबल, जय जनापाव, एक ही लाइन में आते हैं जय और जय जनापाव। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में एंट्री है, 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से। चूलिया जलप्रपात बनाती है चित्तौड़गढ़ में जाकर, चूलिया जलप्रपात झरना है, पानी का सबसे बड़ा झरना चूलिया जलप्रपात, तो नोट कीजिएगा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के किनारे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ भैंसरोडगढ़ का किला है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर, भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी के संगम पर। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ है, चंबल और बामनी के संगम पर, अलग से नोट कर लीजिएगा। भैंसरोडगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ अपने अलग से नोट कर लेते हैं। भैंसरोडगढ़ कौन कौन सी नदियों के संगम पर, चंबल और बामनी के संगम पर, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी के संगम पर, भैंसरोडगढ़ किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर, नोट कीजिएगा भैया, राजस्थान का
वेल्लोर, और वास्तविक वेल्लोर दुर्ग जो है तमिलनाडु में है, जहां टिप्पू सुल्तान को बंदी बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। वेल्लोर का किला, वास्तव में वेल्लोर का किला जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और राजस्थान का वेल्लोर जो है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, चंबल नदी के किनारे। चंबल के साथ बामनी नदी भी आकर मिलती है, चंबल और बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला बना है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं बात को हमारी। तो चंबल नदी जनापा पहाड़ी से निकली है, 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से इसकी एंट्री हुई है, चूलिया जलप्रपात इस पर बना हुआ है, चंबल और बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर ही इस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, राणा सागर बांध बना हुआ है। राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर ही राणा सागर बांध बना हुआ है इस नदी पर। उसके बाद ये नदी आती है कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से फिर करौली और धौलपुर की सीमा बनाते हुए, यानी एमपी और राजस्थान की सीमा बनाते हुए ये नदी इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है, और यमुना का पानी फिर गंगा में पहुंचता है, गंगा का पानी आगे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। तो इस प्रकार चंबल का पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। तो एंट्री हुई 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से, चूलिया जलप्रपात है, भैंसरोडगढ़ का किला है, और राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध इसी नदी के किनारे है। उसके बाद कोटा में 2 बांध बने हुए इस पर, जवाहर सागर, एक तो जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, और दूसरा कोटा बैराज। कोटा बैराज, कोटा बैराज जो है ये सिंचाई बांध है, कोटा बैराज सिंचाई बांध है, कोटा बैराज सिंचाई बांध है। और एक बांध इस पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर, गांधी सागर बांध एमपी में बना हुआ है। तो 4 बांध आ गए एक तरह से इसमें, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा सागर या राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। तो 4 बांध हैं इस पर। क्रमवार पूछे तो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज आ जाएंगे। सबसे बड़ा पूछ ले, वैसे सबसे बड़ा गांधी सागर है, सबसे ज्यादा जल भराव वाला गांधी सागर है, लेकिन गांधी सागर राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है वो, लेकिन वो मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का नहीं है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा सागर बांध ही है, राणा प्रताप सागर बांध या राणा सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी जल भराव क्षमता सबसे ज्यादा है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ये चंबल ही है, ये चंबल ही है राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या नोट कीजिएगा, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम धाम बना हुआ है इस नदी पर, रामेश्वरम धाम, परशुराम की तपोस्थली बोला जाता है रामेश्वरम को। रामेश्वरम में चंबल तो है ही है, चंबल के साथ एक नदी आती है बनास, चंबल बनास, चंबल बनास, और एक नदी और आती है सीप। तो यहाँ त्रिवेणी संगम है चंबल बनास और सीप का, रामेश्वरम में चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है। और चंबल नदी जो है राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़ से एंट्री हुई, फिर कोटा गई, फिर बूंदी गई, फिर सवाई माधोपुर गई, फिर करौली गई, फिर धौलपुर गई, और फिर जाके गई है यूपी के अंदर। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी चंबल नदी। 4 बांध इस पर बने हुए हैं, गांधी सागर एमपी के अंदर बना हुआ है, राणा सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा के अंदर बने हुए हैं। चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ का चूलिया जलप्रपात इसी नदी के किनारे बसा हुआ, चित्तौड़गढ़ का चूलिया जलप्रपात इसी नदी के किनारे। भैंसरोडगढ़ किला, भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी के संगम पर है। नोट कीजिएगा अलग अलग से बातें। भैंसरोडगढ़ के किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी चंबल नदी। अब बात करें बनास की, बनास नदी की। बनास नदी, बनास नदी राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से। सेकंड नदी हम पढ़ रहे हैं बनास, सेकंड नदी अपने करते हैं बनास नदी। बनास खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, 6 जिलों में बहती है ये भी। राजसमंद के बिल्कुल सामने चित्तौड़ आ गया, 2 तो यही ले लिए, 2 जिले। फिर 2 जिले ऊपर ले लेने, भीलवाड़ा ले लो, अजमेर ले लो, 2 जिले ऊपर वाले आ गए, एक भीलवाड़ा आ गया, एक अजमेर आ गया। फिर 2 जिले सामने वाले ले लो, और रामेश्वरम में जाकर ये चंबल नदी मिल जाती है। तो एक टोंक आ गया और एक सवाई माधोपुर आ गया, और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में जाकर ये अपना पानी चंबल नदी में गिर देती है। और यहीं एक नदी सीप और आकर मिलती है। तो चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है। तो 2 जिले आ गए, 6 जिले आ गए टोटल, 2-2 करके।
दो इस तरह से ले लिए, दो देखो, दो ऐसे ले लिए राजसमंद और चित्तौड़गढ़, दो ऊपर के ले लिए भीलवाड़ा और अजमेर, दो सामने के ले लिए टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जाकर अपना पानी रामेश्वरम में चंबल नदी में घेर देती है बनास नदी। तो 6 जिलों में बहती है बनास नदी। बनास बोलते हैं बनास, वन की आस, वन की आशा, वर्णाशा, बनास नदी वर्णाशा, वन की आस, वन की आशा, बनास नदी, वन की आशा के नाम से इसको जाना जाता है बनास नदी को। बनास नदी चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है रामेश्वरम धाम में। 6 जिलों में बहने वाली नदी है ये। और टोंक जिले में नोट कीजिएगा भैया, टोंक जिले के अंदर इस नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है भैया, नोट कर लीजिएगा, बिसलपुर बांध। टोंक जिले में इस पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ को बोला जाता था, अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव बोला जाता था। उसी की स्मृति में बिसलपुर कस्बे के अंदर बांध बनाया हुआ, बिसलपुर बांध ही बोलते हैं इसको। बिसलपुर बांध सबसे बड़ी पेयजल परियोजना माना जाता है इसको। और वहीं टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर एक और पेयजल परियोजना इस पर चल रही है, इसरदा बांध बनाया गया है। कहाँ? टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर इसरदा बांध। इसरदा बांध से जयपुर और दौसा को पानी भेजा जाता है। इसरदा बांध से जयपुर और दौसा को पानी भेजा जाता है। तो ये मेन बातें थी बनास नदी के बारे में। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, 6 जिलों में बहती है। टोंक में बिसलपुर कस्बे में बांध बना हुआ है और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है वो इसरदा बांध टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर है। और रामेश्वरम में चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है। तो ये बनास नदी भी आपके पास आ गई है। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है। राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। 512 किमी लंबाई इसकी मानी जाती है, 512 किमी। बाकी अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग ऊपर नीचे मिल जाता है। राजस्थान में जो बनास नदी है केवल राजस्थान में बहती है, 512 किमी लंबी है। चंबल से ज़्यादा बहती है ये, चंबल से ज़्यादा बहती है। चंबल की लंबाई राजस्थान में ऑलमोस्ट 366 के आसपास है। तो चंबल से बहुत बड़ी है ये, चंबल की तुलना में पूर्ण रूप से। अगर ऐसे आ जाए राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है फिर तो चंबल है। चंबल सबसे बड़ी है वैसे, 935, 1000, कुछ किताबों में 1000 के आसपास इसकी लंबाई बताई हुई है, कुछ किताबों में 935 के आसपास लंबाई बताई हुई है इसकी। ये एमपी में भी है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में से होती तो है ये, राजस्थान में से होकर गुजरने वाली, मतलब राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर केवल राजस्थान की बात की जाए, सिर्फ राजस्थान वाला हिस्सा देखा जाए, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी फिर बनास आंसर आएगा, बनास आंसर आएगा। तो ये चंबल और बनास आपको और करवा दिए मैंने, इसको रिपीट भी करेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। कल के वीडियो में मैं नदियाँ पूरी करवा दूंगा आपको भैया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सब एकदम क्लियर कर देंगे हम। और परसों के वीडियो में इसके प्रश्न भी डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आपको हमारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। यदि आपको हमारे टॉपिक समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।